मैं का ही एक बहुवचन रूप होता है, जिसे हम कहते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो वहां प्रयोग के आधार पर वाला ही बताना होता है, वहां रूप के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर नहीं चलता भाई। इसमें जब वचन का प्रभाव पड़ेगा, कारक का प्रभाव पड़ेगा, तब तो उसका रूप परिवर्तित होगा ही होगा। लेकिन वो हमने यहाँ लिखना, तो वक्ता के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये वक्ता कौन है भाई? किसे कहेंगे वक्ता? जो जय हिंद, मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस शानदार से मंच पर सर्वनाम टॉपिक की क्लास के लिए। आज की क्लास साथियों बहुत ही शानदार सी होने वाली है। अगला 1 घंटा आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण 1 घंटा होने वाला है, क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको जरूर प्रश्न दिखेंगे और इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सर सब कुछ तो पढ़ाया पढ़ाया लग रहा है, एकदम हर प्रश्न का उत्तर आप पेपर में कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये आपके गुरु का वादा है, ये आपके बड़े भाई का वादा है। आइए शुरू करते हैं आज के इस शानदार से सेशन को, जो कि हमारा रहेगा भाई हुंकार बैच के अंतर्गत। ठीक है जी, बैच है हमारा हुंकार। इसमें बिहार बोर्ड की ये कक्षाएं चल रही हैं, बिहार बोर्ड 2025। हमारा टॉपिक है आज का सर्वनाम। ठीक है जी, चैप्टर 2 हम इसे कह सकते हैं। विजयकांत सर है मेरा नाम। जो पहली बार देख रहे हो तो उनको बता देता हूं। बाकी भाई शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे, मतलब क्लास के पूरे होने के बाद आप जय हिंद जरूर लिखेंगे। ठीक है, भारत के झंडे को सलाम करते हुए आज के इस सेशन की करते हैं हम सभी शुरुआत। आइए, सर्वनाम हमारा टॉपिक है। किसे कहते हैं भाई सर्वनाम? आखिर ये सर्वनाम होता क्या है? पढ़ा आप लोगों ने बहुत बार है। अरे बबुआ, पढ़ा बहुत बार है आपने, पर फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो। सर पढ़ा तो था, पर फिर पता नहीं क्यों गलत गलत हो जाता है। कभी परिभाषा आगे पीछे लिख देता हूं, कभी ये हो जाता, कभी वो हो जाता है। आज की क्लास के बाद नहीं होगा। कॉपी पेन लेके बैठना। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हिंदी की एक अलग कॉपी बना लो, एक मोटा सा रजिस्टर बना लो, या फिर कॉपी बनाओगे तो आपको 2-3 कॉपी बनानी पड़ सकती हैं, कि गद्य खंड की एक अलग कॉपी बना लेना, पद्य खंड की एक अलग कॉपी बना लेना, और पतली पतली बना लेना, चल जाएगा। एक व्याकरण की कॉपी बनाना, 3 कॉपियां बनाना, या फिर एक रजिस्टर बना लेना। लेकिन इस तरीके से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, कॉपी आपको सेपरेट बनानी ही पड़ेगी हिंदी की। ठीक है, क्योंकि अब लगातार कक्षाएं चलने वाली हैं दोस्त। सर्वनाम, सर्वनाम की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है प्यारे साथी, कि जिस, या फिर कह लीजिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द सर्व तथा नाम के योग से बना होता है। बना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ सबका नाम, सबका नाम होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? सबका नाम होता है। ठीक है जी, सर्वनाम की कुछ खासियत भी है कि
सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर बनती है तथा संज्ञा की या संज्ञा के पुनरावृत्ति दोष से भी बचती है। ये तो है इसकी परिभाषा और इसके बारे में कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बताई। अब इन्हें समझते हैं एक एक चीज। देखिएगा, कह रहा है कि जो संज्ञा शब्द जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयुक्त होंगे भाई? जैसे मैं कह दूं कि, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि राम जा रहा है, राम जा रहा है, क्या यहां मैं राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग कर सकता हूं भाई? वह जा रहा है किया जा सकता है कि नहीं? तो प्यारे साथी, ये संज्ञा के स्थान पर हुआ ना, हुआ ना भाई? ये है संज्ञा शब्द, इसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है। वह एक क्या है? सर्वनाम शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। इसी तरीके से देखिएगा, यही हम एक उदाहरण और ले सकते हैं कि सुनीता की बहन कक्षा 10 में पढ़ती है। सुनीता की बहन कौन सी कक्षा में पढ़ती है जी? कक्षा 10 में पढ़ती है। ठीक है जी, कक्षा 10 में पढ़ती है। सुनीता की, इसके स्थान पर क्या मैं उसकी लिख सकता था? क्या मैं इसके स्थान पर लिख सकता हूं उसकी? सुनीता की बहन कक्षा 10 में पढ़ती है, क्या इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कि उसकी बहन कक्षा 10 में पढ़ती है? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं कि उसकी बहन कक्षा 10 में पढ़ती है। तो यहां से आपको ये बात पता चली, ये बात समझ में आई कि कैसे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ये तो है संज्ञा शब्द। संज्ञा की परिभाषा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से रिपीट कीजिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है भाई? जिसे आप लोग संज्ञा कह रहे हैं वो संज्ञा ही है, उसका शुद्ध उच्चारण संज्ञा होता है। इसी तरीके से जिसे आप यज्ञ कह देते हैं उसका उच्चारण यज्ञ होता है। जिसे आप कह देते हैं भाई ज्ञान, उसका शुद्ध उच्चारण ज्ञान होता है। ऐसे, ठीक है जी। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये हमने यहां समझा। आगे देखिएगा, कह रहे कि सर्वनाम शब्द किस किस से मिलकर बना है भाई? सर्व और नाम से मिलकर बना है और इसका शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? सबका नाम इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है जी। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर बनती है। सुंदर कैसे बनेगी? अब भाई मैं बार बार कहूं कि राम कक्षा 12 में पढ़ता है, राम की बहन कक्षा 10 में पढ़ती है, राम क्रिकेट खेलने आया था। अब बार बार राम शब्द कह रहे हैं तो वो मजा नहीं आ रहा। जैसे हमने एक बार कह दिया कि राम कक्षा 12 में पढ़ता है, उसके बाद कहेंगे उसकी बहन कक्षा 10 में पढ़ती है, वह क्रिकेट खेलने आया था लेकिन उसने बहुत ही भयंकर खेला, छक्के पर छक्के मार दिए, ऐसा। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर ये शब्द प्रयुक्त होते हैं और ये भाषा को सुंदर बनाता है। सुंदर ऐसे बनाया कि बार बार शब्द नहीं आए और पुनरावृत्ति दोष से इसने बचाया। ये है सर्वनाम।
अब हम सर्वनाम का वर्गीकरण देखेंगे कि हम कैसे कैसे सर्वनाम को वर्गीकृत करते हैं। दो तरीके होते हैं सर्वनाम को वर्गीकृत करने के, ठीक है जी। सर्वनाम का हम क्या कर रहे हैं भाई, वर्गीकरण। सर्वनाम का वर्गीकरण दो तरीके से होगा। कितने तरीके से भाई, दो तरीके से। एक तो हो जाता है रूप के आधार पर, इसे हम उत्पत्ति के आधार पर भी कह देते हैं, उत्पत्ति या फिर रूप के आधार पर। और दूसरा होता है प्यारे साथी प्रयोग के आधार पर, ठीक है जी, प्रयोग के आधार पर। अब ये देखिए कि जो रूप के आधार पर सर्वनाम है, इस आधार पर कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, इसको समझते हैं। देखिएगा, पॉइंट है हमारा कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम, रूप या फिर उत्पत्ति के आधार पर सर्वनामों को हम देख रहे हैं, ठीक है जी। तो इस आधार पर भी लिख सकते हो, या फिर कह सकते हो कि रूप अथवा उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के भाई, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला आ जाता है मूल सर्वनाम। क्या होते हैं भाई मूल सर्वनाम, किसे मूल सर्वनाम कहा जाता है, तो जिस मौलिक रूप में सर्वनाम का जन्म होता है, उसे मूल सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसे मूल सर्वनाम कहते हैं। जिस मौलिक रूप में सर्वनाम का जन्म होगा उसे हम मूल सर्वनाम कहते हैं। और मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, हिंदी भाषा में 11 मूल सर्वनाम होते हैं। हिंदी भाषा में कितने मूल सर्वनाम होते हैं जी, 11 मूल सर्वनाम होते हैं। जैसे 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 में कौन कौन से आ जाएंगे भाई, मैं तू आप यह वह, याद करने होंगे ये, मैं तू आप यह वह जो सो कौन क्या कोई कुछ। कितने मूल सर्वनाम होते हैं भाई, 11 मूल सर्वनाम होते हैं। फिर से बोलिएगा कौन कौन से, पहली बार चलिए पढ़ के बोल लीजिए। मैं तू आप यह वह जो सो कौन क्या कोई कुछ, मैं तू आप यह वह जो सो कौन क्या कोई कुछ, ये होते हैं मूल सर्वनाम, जिन्हें हम मौलिक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है जी। मूल सर्वनाम या फिर मौलिक सर्वनाम इन्हें आप कह सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, एक होते हैं हमारे पास यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम, ठीक है जी, यौगिक सर्वनाम। ये यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं भाई,
मूल सर्वनामों में वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन आता है। ऐसे परिवर्तित सर्वनामों को यौगिक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? इन्हें हम यौगिक सर्वनाम कहते। ठीक है जी। जैसे देखिएगा, आपने मूल सर्वनाम में एक सर्वनाम देखा मैं। क्या सर्वनाम देखा भाई? मैं। अब मैं से कुछ रूप बन सकते हैं, जैसे मैंने, कारक के कारण इसमें परिवर्तन आया, ये यौगिक सर्वनाम कहलाएगा। ये मूल सर्वनाम नहीं है, ये क्या है? यौगिक सर्वनाम है। इसी तरीके से देखिएगा, मैं का ही एक बहुवचन रूप होता है जिसे हम कहते हैं हम, ये क्या है? यौगिक सर्वनाम है। इसी तरीके से देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है भाई, या हम कुछ और उदाहरण देखें, उसका और आपका। ठीक है भाई, आपसे, तुम्हारा आदि। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। कितने हो सकते हैं? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। मैंने, हम, उसका, आपका, हमारे, तुम्हारा, ये सब बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये सभी कैसे सर्वनाम हैं? तो ये सभी यौगिक सर्वनाम है। यहां तक बात क्लियर हो रही है सभी को? शुरुआत की हमने यहां से कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं भाई? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से हमने देखा कि सर्वनाम का हम वर्गीकरण दो प्रकार से करेंगे, एक तो रूप या फिर उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा तरीका होता है प्रयोग के आधार पर। एक तो हमने समझ लिया, रूप या फिर उत्पत्ति के आधार पर दो भेद हो जाते हैं। एक होते हैं मूल सर्वनाम, जिस मौलिक रूप में सर्वनाम का जन्म होता है उसे मूल सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। और एक होते हैं यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनामों में ही जब लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण परिवर्तन आता है, मुख्य रूप से वचन और कारक इत्यादि के कारण परिवर्तन आता है, तो उन्हें हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। ठीक है जी। यहां तक की हमने बात की यौगिक सर्वनाम के बाद। अब हम चलते हैं यौगिक सर्वनाम तक हम समझे। इसके बाद देखिएगा, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम। ठीक है जी। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, या फिर प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि इस आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं जी? 6 भेद होते हैं। और सामान्य रूप से आपके पेपर में यह प्रश्न आ जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो वहां प्रयोग के आधार पर वाला ही बताना होता है। वहां रूप के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर नहीं चलता भाई। वहां यही 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन आ जाए पेपर में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं बच्चों। वहां दो नहीं लिखेंगे। कितने भेद? 6 भेद। ठीक है जी। इस आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई 6 भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। अब हम एक ही बार में 6 के 6 नाम नहीं लिखते हैं, हम एक एक को लिख के उसको समझते हुए चलते हैं। ठीक है। सबसे पहला नाम हमारे पास आ जाएगा, जिसे हम कह देते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है भाई? किसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है? तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है जी। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्यारे साथी 6 भेद होते हैं। मतलब इसमें भाई पुरुषवाचक सर्वनाम 5 अलग अलग सर्वनामों का प्रयोग हम इसमें करते हैं, 6 भेद नहीं। इसमें हम 5 अलग अलग सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं है, तू है, आप है, यह है और वह है। मैं, तू, आप, यह, वह, ये मूल सर्वनामों की हम बात कर रहे हैं। ये सर्वनाम यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम पूरे पुरुषवाचक सर्वनाम को समझेंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ एक पॉइंट बना के लिखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं जी? 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक एक को समझते हैं कि ये 3 भेद कौन कौन से होंगे, किस तरीके से होंगे। सबसे पहला भेद आ जाता है जिसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है जी। क्या होता है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम? इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई इसका? तो वक्ता के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये वक्ता कौन है भाई? किसे कहेंगे वक्ता? जो बोलने वाला होता है उसे वक्ता कहा जाता है। ठीक है जी, जो बोलने वाला है भाई, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां हूं मैं और मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा हूं भाई? आपसे मैं कुछ बात कर रहा हूं। और किसके बारे में बात कर रहा हूं? तो किसी भाई तीसरे व्यक्ति के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं। ऐसी कुछ बातचीत है। ठीक है, तो बोलने वाला कौन है भाई? मैं हूं। बोल कौन रहा है? तो मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, पर बोलने वाला मैं हूं। तो मुझे कहेंगे वक्ता। मुझे क्या कहा जाएगा? वक्ता कहा जाएगा। ठीक है, जो बोलता है वो वक्ता कहलाता है। और जो सुनता है, जो सुनने वाला है, उसे हम कहते हैं श्रोता। यहां आप सुन रहे हैं ना भाई? आप सुनने वाले हैं। सुनने वाला श्रोता कहलाता है। बोलने वाला वक्ता कहलाता है। और ये जो कोई अन्य हमने लिखा है इसको हम अन्य ही कह देते हैं भाई। इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं देते, ये अन्य ही है।
ठीक है। अन्य कौन है? तो जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में चर्चा की जाती है, ये होगा अन्य। जिसके बारे में चर्चा की जाती है वो अन्य कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपने यहां से समझनी है। हम्म, ठीक है भाई। तो ये चीजें आप समझे, यहां वक्ता क्या होता है, श्रोता क्या होता है और अन्य कौन है। अब देखिए, तो इसी आधार पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरुष सर्वनाम को समझ रहे हैं कि इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है। जैसे जैसे वक्ता अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करेगा भाई? मैं सर्वनाम का प्रयोग करेगा। मैंने, मेरा, मुझको, इन सभी को हम यहां नहीं लिखेंगे। यहां हमने सिर्फ और सिर्फ मूल सर्वनाम लिखना है। इसमें जब वचन का प्रभाव पड़ेगा, कारक का प्रभाव पड़ेगा, तब तो उसका रूप परिवर्तित होगा ही होगा, लेकिन वो हमने यहां लिखना नहीं है। यहां हम सिर्फ मूल सर्वनाम वाले रूप को ही लिखेंगे। इसके दो उदाहरण लिख लेते हैं भाई। कोई भी दो उदाहरण बता दीजिए जल्दी से। क्या क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं? मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है, तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग यहां पर हुआ है जब आप देख रहे हैं मैंने, क्योंकि ये वक्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी तरीके से देखिएगा, आज हम आप सभी से मिलने आए हैं। मिलने आए हैं। आज हम क्यों आए हैं जी? आप सभी से मिलने आए। ठीक है जी, आज हम आप सभी से मिलने आए हैं। तो यहां जो ये हम शब्द है, ये वक्ता खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, अतएव इसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। जहां जहां भी वक्ता के लिए, वक्ता मतलब बोलने वाले के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, वो उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। आगे देखिएगा, अगला है मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है जी, अगला हो जाता है हमारे पास मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई? मध्यम पुरुष सर्वनाम का बताइएगा। इसका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है जी? श्रोता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, श्रोता के लिए इसका प्रयोग प्यारे साथी हम करते हैं। जैसे जैसे भाई, पहले हम मूल सर्वनाम लिख लेंगे। श्रोता में मूल सर्वनाम कौन कौन से आएंगे? एक तो है तू और एक आप। वैसे वर्तमान हिंदी में, आधुनिक हिंदी में तू शब्द का प्रयोग कम किया जाता है। तू शब्द का प्रयोग ऐसा माना जाता है कि ये आदर सूचक नहीं है, और यहां मतलब ऐसा नजर आता है कि जैसे ये कोई आधुनिक नहीं है, इसको तमीज नहीं है, ऐसी वाली बात मान ली जाती है। जबकि भाई तू शब्द में जो अपनापन है ना, वो आप शब्द में है ही नहीं।
आपका जो जिगरी दोस्त होगा, एकदम जिगर का टुकड़ा वाला, एकदम मतलब जिसके साथ ऐसी दोस्ती कि आप कुछ भी शेयर कर लें उसके साथ, लड़ते भी हैं उसके साथ, झगड़ते भी हैं उसके साथ, पर उससे ज्यादा दोस्ती किसी और के साथ नहीं है। उससे क्या आप कहते हैं कि आप खाना खाने चलेंगे, आप फुटबॉल खेलने चलेंगे, ऐसा कहते हो उससे? उससे क्या कहते हो? चल भाई चल, तू चल क्यों नहीं रहा है? तू चलेगा नहीं चलेगा? तेरे मुंह में दूंगा 2 थप्पड़, जल्दी से चल। ऐसा। उससे ये नहीं, चलिए चलिए नहीं होता भाई वहां। इसी तरीके से मां से, अब मुझे नहीं पता कि आप लोग मां से तू कहते हैं कि आप कहते हैं, भाई मैं तो मां से तू ही कहता हूं। और मैंने यही देखा है कि मतलब जो पुराने जमाने के जो लोग हैं वो आज भी मां से तू ही कहते हैं। आप लोग बहुत, ये सबसे प्रश्न है मेरा, आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग मां से तू कहते हो, तुम कहते हो या आप कहते हो। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि भाई मैं तो तू कहता हूं। अगर मैं मम्मी से आप कहूं ना कि आप खाना खा लो, तो मम्मी कहेंगी बड़ा अंग्रेजी छांट रहा है आज, ऐसा वाला भाव। मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में कहेंगी कि आज बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है, क्योंकि तू में जो भाव है ना वो आप में नहीं आएगा मां के लिए। इसी तरीके से भगवान से जब कहते हैं कि हे भगवान तू ही मेरी रक्षा कर, क्योंकि हम भगवान से जुड़ाव महसूस करते हैं, हम अपनत्व महसूस करते हैं, तो हम कहते हैं भगवान तू ही मेरी रक्षा कर। ये नहीं कहते कि भगवान आप मेरी रक्षा करो। भगवान तू ही है जो है, अब सब कुछ तू ही है, तेरे हाथ में है जो कुछ है, ऐसा कहते हैं ना। तो यहां अपनत्व के लिए प्रयोग हो जाता है कई बार ये, ठीक है ना। तो तू आप कुल मिला के श्रोता के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देखिएगा, कह सकते हैं कि तेरा नाम क्या है। क्लास में कोई नया बच्चा आ गया तो उससे पूछ रहे हैं भाई तेरा नाम क्या है, कौन से गांव का है तू, ऐसे। इसी तरीके से कह सकते हैं कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो, कौन सी कक्षा में, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो। अब लड़की है तो यहां तुम तमीज दिखाने लग जाओगे, आप वहां नहीं कहोगे तू कौन सी कक्षा में पढ़ती है ना, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो। अच्छा जी। ये श्रोता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसीलिए इसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। दिमाग में छप रही है भाई एकदम बात, ऐसे दाएं 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 छप रही है दिमाग में, छपेगी भाई छपेगी, बस ध्यान देना है आप लोगों ने। आगे देखिए, तीसरा भेद है, ठीक है जी। इनको हम क ख ग घ कर देते हैं। क ख और ग, ये होगा अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है भाई? इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता कौमा श्रोता से इतर, इतर मतलब कि अलग, से इतर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। जी, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता से इतर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, यह होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य व्यक्ति के लिए कैसे किया जाएगा भाई?
पहले इसके उदाहरण देख लीजिए कि कौन कौन से इसके उदाहरण आते हैं। जैसे दो सर्वनाम आएंगे, केवल मूल सर्वनामों को लिखेंगे बच्चों, यहां हम यौगिक सर्वनाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर को आसान बनाना है, कठिन नहीं बनाना कि जी फंसा रहे हैं चैप्टर को, ऐसा नहीं, आसान बनाएंगे। यह वह, ये दो सर्वनाम होते हैं जो कि अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए इसके कुछ वाक्य बना के देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, तो हम यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? वह, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो मुझ में और आप में तो नहीं है, हम में से कोई इतर है, हमसे कोई अलग है, हम दोनों बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं और हम किसी दूसरे के बारे में, हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वह मेरा मित्र है। ऐसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि वह मेरा मित्र है, वो देख रहे हो अब, हाँ वो जो लाल शर्ट वाला है वो मेरा मित्र है। ऐसे इसी तरीके से कह सकते हैं कि यह बच्चा या यह कक्षा में प्रथम आया है। ठीक है ना, क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर कौन आया भाई? यह आया है, यह, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यह कक्षा में प्रथम आया है, ये वाला बच्चा, हाँ ये जो नीचे बैठा है, ऐसे वाला होता है ना। यह और वह का प्रयोग कब किया जाता है भाई? यह तब करते हैं जब जो तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पास में होता है, तब हम कहते हैं यह, और अगर वो दूर है तो तब हम कहेंगे वह। जैसे यह मेरी कलम है, ठीक है ना, वस्तु के बारे में बता रहा हूं, यह अन्य पुरुष के अंतर्गत नहीं आएगा, ऐसा समझ लो। यह राकेश है, वह नीलम है। यह राकेश है, यह राकेश है, ये जो बगल में बैठा है यह राकेश है, वो नीलम है, वो जो दूर उधर खेल रही है फुटबॉल ग्राउंड में, वह नीलम है। ऐसे जो नजदीक है उसके लिए यह, जो दूर है उसके लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा हो चुका है। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की, जो कि सर्वनाम का दूसरा भेद है। निजवाचक सर्वनाम, अब ये निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं भाई? किसे कहा जाता है? तो जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से किसी जिन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से वक्ता अथवा श्रोता, वक्ता अथवा कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है जी, निजवाचक सर्वनाम उन्हें कहा जाता है। जैसे आप शब्द प्यारे साथी निजवाचक सर्वनाम है। आप इससे पहले आप मध्यम पुरुष सर्वनाम में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां जो आप शब्द था वो श्रोता के लिए था। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम दोनों में बातचीत चल रही है, आप यहां पर खड़े हैं मान लीजिए, तो आपका नाम क्या है ऐसे पूछ रहा हूं, तो श्रोता के लिए प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन यहां आप शब्द श्रोता के लिए नहीं है, यहां किस लिए आया है? यहां ये आप शब्द खुद के अर्थ में आया है, खुद कर लूंगा। ठीक है भाई, स्वतः, स्वयं,
अपने आप, इन अर्थों में यहां ये आप शब्द आया है। इसके कुछ उदाहरण देखिएगा और बात आपको क्लियर होगी। फिर देखिए, मैं खुद बाजार चला जाऊंगा। मैं खुद बाजार चला जाऊंगा, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही बाजार चला जाऊंगा, खुद बाजार चला जाऊंगा। ठीक है जी, ऐसे। तो ये जो खुद शब्द आया है ये है निजवाचक सर्वनाम। इसी तरीके से देखिएगा, वह कपड़े स्वयं धो लेगी, स्वयं धो लेगी। वह कपड़े कैसे धो लेगी जी? स्वयं धो लेगी। स्वयं, स्वयं की जगह आप खुद भी रख सकते थे, स्वतः रख सकते थे, अपने आप रख सकते थे, या फिर भाई स्वयं तो है ही है, या केवल आप शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। वह कपड़े आप धो लेगी, खुद धो लेगी, स्वतः धो लेगी, स्वयं धो लेगी, अपने आप धो लेगी। इनमें से कुछ भी आ जाए तो आपने निजवाचक सर्वनाम को करके आना है। बस इतना सा ध्यान रखिए, परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, इसके अंतर्गत उदाहरण कौन सा होता है, सर्वनाम कौन सा होता है, वो आपको ध्यान रखना है, और सर्वनाम के एक आध वाक्य आप बना सकें, इतना आपको आइडिया हो, इतना आपको आता हो। अभी आपने बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं बन जाना है, आप प्रोफेसर नहीं बन रहे हैं अभी हिंदी के, अभी आपको परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है, और सारे विषयों पर ध्यान दीजिएगा साथी, ठीक है ना? केवल हिंदी ही नहीं, हर विषय पर ध्यान देना है। और ऐसा भी ना हो कि आप बाकी विषयों पर ध्यान दे रहे हैं, हिंदी पर ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो, हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपके मार्क्स बढ़ा देगा, आपकी परसेंटेज बढ़ा देगा, क्योंकि हिंदी में इजीली 90-95 लाए जा सकते हैं। और आप मेरे साथ मेहनत करो, मैं आपको 90-95 दिलवाऊंगा, ये वादा है मेरा, पर आपको लगातार मेहनत करनी होगी। आगे देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम तक हम समझे, इसके बाद देखते हैं तीसरा भेद हो जाता है जिसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है जी। ये क्या होता है भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो जिस सर्वनाम के माध्यम से किसी संज्ञा पद का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना? जैसे इसमें दो सर्वनाम आते हैं, एक है यह और एक होता है वह। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, और शायद आ भी रहा होगा, कि सर यह और वह अभी थोड़ी देर पहले आपने बताए थे, जब आप अन्य पुरुष सर्वनाम को बता रहे थे, वहां आपने बताया था कि यह मेरी कलम है, ऐसे, यह मेरी कलम है। अगर ये बोलूं मैं, बोलूं, बोला था क्या मैंने यह मेरी कलम है? हाँ भी कह रहे हो, ऐसा पानी डालूं तुम्हारे ऊपर? नींद में हो, पानी पानी डालूं?
यह मेरी कलम है, बेवकूफो, यह मेरी कलम है, इसमें आएगा। वहां क्या क्या उदाहरण दिए थे, जैसे यह मेरा दोस्त है या वह मेरा दोस्त है, वो सजीव के लिए प्रयुक्त होता है, ये निर्जीव के लिए प्रयुक्त होगा। ध्यान से समझना, निश्चयवाचक सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होगा साथी, ये निर्जीव निश्चयवाचक सर्वनाम निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है साथियों। किसके लिए, निर्जीव के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होता है। और जो आपने अन्य पुरुष सर्वनाम में यह और वह देखा था, यहां भी तो देखा था, यह सजीव के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होगा, ये सजीव के लिए, सजीव के लिए। सजीव किसे कहते हैं भाई, सजीव जिसमें प्राण होता है वो है सजीव। जैसे हम सजीव हैं, हमारे अंदर प्राण है, हमें मारेंगे तो हमें चोट भी लगती है। किस किसने मार खाई है भाई बचपन में, मारेंगे तो हमें चोट लगेगी ना। लेकिन भाई ये जो पेन है, मान लीजिए ये पेन, इसको मैं मारूं, इसको लगेगी। जैसे हमारे कान खींच दिए जाए, ऐसे कोई कान खींचे हमारे, तो हमें दर्द होगी। लेकिन इसमें, इसको मैं यहां से ऐसे करूं, ऐसे, ये टूट सकता है लेकिन इसको दर्द नहीं होगा भाई। टूट तो सकता है, बिल्कुल टूट सकता है, लेकिन दर्द इसे नहीं होगा, हमें दर्द होगा। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव आप लोग समझे होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होगा, निर्जीव के लिए प्रयुक्त होगा। ठीक है ना, जिस सर्वनाम के माध्यम से किसी संज्ञा पद का निश्चित बोध होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वो ऐसे। जैसे उदाहरण देखिएगा, वह मेरा घर है। अब ये बताओ कि यहां पर ये जो वह शब्द आया है, ये किसके लिए आया भाई, किसी सजीव के लिए आया है या फिर निर्जीव के लिए आया है। तो ये बात स्पष्ट है कि ये वह शब्द यहां घर के लिए आया है। और घर होता है निर्जीव, घर सजीव नहीं है भाई, घर क्या है, निर्जीव है। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा, वह मेरी कुर्सी है। किसकी कुर्सी है जी, मेरी कुर्सी है, वह मेरी कुर्सी है। प्यारे साथी, प्यारे लाडलो, यहां जो वह शब्द है, यह शब्द प्रयुक्त हुआ है कुर्सी के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यह शब्द, कुर्सी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना, कुर्सी के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो यहां कुर्सी क्या है, निर्जीव, निर्जीव के लिए प्रयुक्त हुआ, तो ये निश्चयवाचक में रख दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा होता कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, या वह मेरी सहेली है, सहेली सजीव होगी, सहेली निर्जीव नहीं हो सकती भाई, सहेली सजीव है। वह मेरी सहेली है, तो सहेली सजीव है, दोस्त है सजीव है। ठीक है, लड़का लड़की ऐसे कोई शब्द आ जाए, ये सब सजीव है। आगे देखिएगा, जानवर का नाम हो जाए, वो भी भाई क्या होगा, सजीव होगा। ये हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम को। अब अगला आ जाता है हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई, चौथा भेद है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है जी,
जिस सर्वनाम के माध्यम से किसी अनिश्चित संज्ञा पद का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है जी, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जैसे के अंतर्गत कैसे कैसे उदाहरण रख सकते हैं भाई? अनिश्चयवाचक में दो उदाहरण आ जाते हैं, एक तो है कुछ और एक होता है कोई। कुछ और कोई, जैसे देखिएगा, मैं कहूं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। क्या आपको यहां ये पता लग रहा है स्पष्ट कि दरवाजे पर कौन खड़ा है? बोलिए, क्या आपको ये पता लग रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है? नहीं जी, हमें तो ये पता नहीं लग रहा है कि दरवाजे पर आखिर खड़ा कौन है। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई खड़ा है। कोई भी हो सकता है भाई। इसी तरीके से देखिएगा कि थैले में थैले में कुछ रखा है। थैले में कुछ रखा है। ठीक है जी, थैले में कुछ रखा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, थैले में कुछ रखा है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। थैले में क्या रखा है ये हम नहीं जानते जी। थैले में क्या रखा है ये हमें निश्चित नहीं पता है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि थैले में कुछ रखा है। थैले में कुछ रखा है, क्या रखा है ये नहीं पता। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये हमें नहीं पता जी। बस हम कह रहे हैं कि कोई खड़ा है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है ये। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद होता है सर्वनाम का, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा, जिस सर्वनाम के माध्यम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे प्रश्नवाचक सर्वनामों से कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें दो उदाहरण आ जाएंगे भाई। जैसे अनिश्चयवाचक में दो उदाहरण थे, वैसे ही प्रश्नवाचक के अंतर्गत भी दो उदाहरण होते हैं। कौन कौन से हैं दो उदाहरण? जैसे एक तो है क्या और दूसरा होता है कौन। ठीक है जी, आइए इसके हम कुछ वाक्य बना के देखते हैं। जैसे अभी हमने एक वाक्य बनाया था कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। अगर इसी को मैं ये कहूं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है,
अब यहां प्रश्नवाचक सर्वनाम वाला ये वाक्य बन जाएगा, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ध्यान से समझिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है। इसी तरीके से यहां वाक्य था कि थैले में कुछ रखा है। अगर इसकी जगह हम वाक्य ये कहें कि थैले में क्या, थैले में क्या रखा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम चिन्ह लगेगा। ठीक है जी, देखिएगा, दरवाजे पर कौन खड़ा है और थैले में क्या रखा है। यहां प्रश्न का बोध हो रहा है जी। कौन खड़ा है तो आपको कुछ ना कुछ उत्तर देना है, उत्तर अपेक्षित है यहां कि दरवाजे पर राकेश खड़ा है, सुरेश खड़ा है, महेश खड़ा है, ठीक है, या दरवाजे पर भाई कोई जानवर खड़ा है। क्या खड़ा, कौन खड़ा है भाई दरवाजे पर। इसी तरीके से थैले में क्या रखा है, भाई थैले में सेब रखा है, ठीक है, या थैले में भाई किताब विताब कुछ रखी है, या फिर थैले में कलम रखी है, थैले में पपीता रखा है बड़ा सा, या थैले में बाजार से खीरा लेके आए थे खाने के लिए वो रखा है, या फिर थैले में अभी अभी एक पिज्जा पैक करा के लाए थे, बर्गर पैक करा के लाए थे वो रखा है। भाई क्या रखा है, उत्तर अपेक्षित है, उत्तर यहां बताया जाएगा। लेकिन थैले में कुछ रखा है, बात पूरी हो गई, यहां प्रश्न नहीं है। थैले में कुछ रखा है, यहां कोई प्रश्न नहीं है भाई, बात यहां पूरी है। ठीक है, इसी तरीके से अगला भेद हो जाता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। छठा भेद होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई, जिस सर्वनाम के माध्यम से, जिस सर्वनाम के माध्यम से संबंध का बोध होता है, या फिर कह लीजिए कि संबंध व्यक्त होता है। ठीक है जी, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, संबंधवाचक सर्वनाम भाई उसे हम कहते हैं। जैसे जो और सो, और ये जो सो है इसका वर्तमान हिंदी में रूप चलता है वो। आज हम सो का प्रयोग नहीं करते, हम सो के स्थान पर वो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस पर आधारित कुछ वाक्य बना के देखते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वो जरूर सफल होगा। जो मेहनत करेगा वो जरूर सफल होगा। ठीक है, इसी तरीके से भाई आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों ने एक परसेंटेज अपने लिए सोची होगी कि मुझे इतने से ज्यादा परसेंटेज लानी है, इतने से ज्यादा परसेंटेज लानी है, ऐसा कुछ सोचा होगा। लेकिन केवल सोच लेने से क्या आपको वो परसेंटेज मिल जाएगी, क्या आप उतने अंक ले आएंगे? नहीं जी। एक बात कही जाती है कि मान लोगे तो हार होगी। ध्यान रखिएगा, मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी। अगर तुमने मान लिया है कि जी मेरी तो जीत होगी, तो बेटा नहीं होगी। और अगर तुमने ठान लिया है कि मुझे 90% से ऊपर लाने ही लाने हैं,
मुझे हिंदी में 95 से ऊपर नंबर लाने ही लाने हैं, तो बेटा जरूर आएंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान से समझना, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वो जो मेहनत करेगा वो जरूर सफल होगा। इसी तरीके से एक बहुत ही फेमस वाक्य चलता है कि तेते पांव पसारिए, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी सौर हो। जेती जेती लांबी सौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर हो, चादर से बाहर पैर न फैलाइए, ये कहा जाता है। तो तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है जी, यहां हमने सर्वनाम चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लिया है। एक बार हम इसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन इसका देख लेते हैं भाई। हम हुंकार बैच के अंतर्गत ये क्लास को देख रहे थे, बिहार बोर्ड के लिए आपकी ये कक्षा चल रही है, सर्वनाम हमारा टॉपिक है, ये सब कुछ आपने देखा था। ठीक है भाई जी। तो सर्वनाम की हमने बात की थी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द किस किस से मिलकर बना है? तो सर्वनाम शब्द सर्वधन नाम से मिलकर बना होता है। सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम यानी कि नाम ही है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सबका नाम होता है। सर्वनाम शब्द भाषा को सुंदर बनाते हैं और संज्ञा की पुनरावृत्ति दोष से भी बचाते हैं। ठीक है जी, देखिएगा ऐसा बताया था मैंने आपको कि संज्ञा के स्थान पर कैसे ये प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे राम जा रहा है तो यहां आ गया कि वह जा रहा है, राम के स्थान पर वह आया। सुनीता की बहन कक्षा 10 में पढ़ती है तो सुनीता की के स्थान पर आ गया उसकी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं, उत्पत्ति या फिर रूप के आधार पर, और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर। ठीक है जी, देखिएगा रूप के आधार पर, रूप या फिर उत्पत्ति के आधार पर जब हम सर्वनामों को देखते हैं तो इस आधार पर सर्वनाम प्यारे साथी दो प्रकार के होते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन में आपके पेपर में एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा आएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप वहां आपको रूप के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम नहीं बताने, वहां आपको वही 6 भेद बताने हैं प्रयोग के आधार पर जो होते हैं। ये मैंने आपको एड ऑन में बताया। अगर मूल सर्वनाम पूछ लिया तो आपने बताना है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तब के लिए आपने ये बताना है। ठीक है जी, मूल सर्वनाम कौन से होते हैं भाई? जिस मौलिक रूप में सर्वनाम का जन्म होता है उन्हें तो हम कहते हैं मूल सर्वनाम, और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। फिर से बोलिएगा मेरे साथ, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 मूल सर्वनाम होते हैं जिन्हें हम मौलिक सर्वनाम भी कहते हैं। इनके अलावा जितने भी सर्वनाम हैं सभी यौगिक सर्वनाम होते हैं। मूल सर्वनामों में जब वचन, कारक इत्यादि के कारण परिवर्तन आता है तो जो परिवर्तित सर्वनाम होता है उसी को यौगिक सर्वनाम नाम दिया जाता है। जैसे मैंने शब्द है, ये मैं से बना है। हम शब्द ये किस किस से बने हैं अगर ये आपको दिखाऊं तो मैंने शब्द किससे बना भाई? मैं से बना। हम शब्द किससे बना? ये भी मैं से बना। उसका शब्द किससे बना? वह से बना। आपका शब्द किससे बना? आप से बना। ठीक है जी, आप से शब्द किससे बना भाई? आप शब्द से ही बना। तुम्हारा शब्द किससे बना? तो तू से बना, तू। मूल सर्वनाम है नीचे वाले, ऊपर के जो हैं ये यौगिक सर्वनाम है। मूल सर्वनामों में ही जब परिवर्तन हुआ वचन, कारक इत्यादि के कारण तो यौगिक सर्वनाम का निर्माण होता है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम, अब ये बात ध्यान रखिए कि अगर पेपर में पूछा जाता है सर्वनाम के भेद बताइए तो वहां आपने यही वाले भेद बताने, सीधे सीधे लिखना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं लाडलो? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक।
अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। भाई यहां मैंने आपको बताया था कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये किस किसके लिए प्रयुक्त होगा। भाई ये वक्ता के लिए प्रयुक्त होगा, श्रोता के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा। वक्ता, श्रोता या फिर किसी अन्य, इन सभी के लिए ये प्रयुक्त होता है। और इसमें जो मूल सर्वनाम आएंगे वो कितने आएंगे भाई, ये 5 आते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं 3 भेद? तो एक है उत्तम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष और एक है अन्य पुरुष। वक्ता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, श्रोता कौन है? जो सुनने वाला। जैसे अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं। श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और वक्ता और श्रोता से इतर अन्य कोई व्यक्ति है तो उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए? वक्ता के लिए किया जाएगा। जैसे इसमें सर्वनाम कौन सा प्रयुक्त होगा भाई? मैं शब्द। ठीक है जी, मैं सर्वनाम यहां प्रयुक्त होगा। अब मैं के सारे रूप, जितने भी रूप मैं के हो सकते हैं वो सारे इसमें आएंगे। मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरे द्वारा, सब पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आगे देखिएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है भैया? इसका प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। श्रोता कौन है? तो जो सुनने वाला है। ठीक है, तेरा नाम क्या है? दोस्त से कहना भाई तेरा नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हो। तो ये श्रोता के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, जो सुन रहा है हमारी बात को, उसके लिए इन सर्वनामों का प्रयोग किया जा रहा है। मध्यम पुरुष सर्वनाम मैंने रखते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होते हैं भाई? वक्ता अथवा श्रोता से इतर, श्रोता से अन्य जो व्यक्ति है, कोई तीसरा व्यक्ति है, उसके लिए हम अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि सजीव व्यक्तियों के लिए, सजीव के लिए ही अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। निर्जीव के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता से इतर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। और इसमें 2 सर्वनाम आते हैं, यह और वह। वह मेरा मित्र है तो वह मेरा दोस्त है। दोस्त शब्द कैसा है प्यारे साथी? ये सजीव है। दोस्त कैसा है? सजीव। वह शब्द दोस्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। दोस्त एक सजीव है, इसलिए अन्य पुरुष में रखा गया। यह कक्षा में प्रथम, यह कक्षा में प्रथम आया है। तो भाई यह किसी लड़के के लिए प्रयुक्त हो रहा है। किसके लिए है ये? किसी लड़के के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये भी किसी सजीव के लिए आया है। तो हम कहेंगे कि ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। अब देखिएगा निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। भाई निजवाचक सर्वनाम वो होता है, निजवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जिसका प्रयोग वक्ता या फिर कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है। आप शब्द का यहां प्रयोग करेंगे। आपके और क्या क्या रूप हो सकते हैं? जैसे खुद, स्वतः, स्वयं, अपने आप, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। मैं खुद बाजार चला जाऊंगा, मैं अपने आप कपड़े धो लूंगा, ठीक है ना, मैं खुद खाना बना लूंगा, ऐसे उदाहरण आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई? निश्चयवाचक जिस सर्वनाम के माध्यम से किसी संज्ञा पद का निश्चित बोध होगा। और संज्ञा पद कैसी होनी चाहिए? मैं निर्जीव संज्ञा होनी चाहिए, सजीव नहीं होगी जी, निर्जीव संज्ञा होगी, निर्जीव। ठीक है जी, निर्जीव संज्ञा। जैसे वह मेरा घर है, तो घर निर्जीव है भाई, इसलिए यहां निश्चयवाचक है। कुर्सी, कुर्सी कैसी है? तो निर्जीव है, इसलिए यहां निश्चयवाचक सर्वनाम है। और निश्चित बताया गया, वह मेरा घर है, तो फिक्स बता रहे हैं भाई वह। अब इसमें भी अंतर है कि यह और वह, कब यह का प्रयोग करेंगे, कब वह का प्रयोग करेंगे। यह का प्रयोग तब करते हैं जब नजदीक होती है कोई चीज, तो वह है यह, और दूर होगी तो हम कहेंगे वह। दूर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वह का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, आगे देखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई? जिस सर्वनाम के माध्यम से किसी अनिश्चित संज्ञा पद का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कह रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब दरवाजे पर कौन खड़ा है ये हम नहीं जानते, तो अनिश्चयवाचक है। थैले में कुछ रखा है, क्या रखा है हम नहीं जानते भाई, अनिश्चयवाचक है। ठीक है ना। प्रश्नवाचक क्या होता है? जिसके माध्यम से प्रश्न का बोध कराया जाता है। जैसे अभी हमने जो उदाहरण देखे थे उन्हीं को हमने प्रश्नवाचक में बनाया। दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न किया जा रहा है भाई। थैले में क्या रखा है, प्रश्न किया जा रहा है लाडलो। ठीक है, इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम के माध्यम से संबंध का बोध होता है। 2 सर्वनाम इसमें आते हैं, जो और सो। और मैंने आपको यह भी बताया कि वर्तमान हिंदी में सो का रूप क्या चलता है भाई? वो चलता है वर्तमान हिंदी के अंतर्गत, आधुनिक हिंदी के अंतर्गत। जैसे
अब उदाहरण देखिए, जो मेहनत करेगा वो जरूर सफल होगा, जो मेहनत करेगा वो जरूर सफल होगा। आगे देखिएगा, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी सौर, यानी कि चादर हो। तो ये सभी सर्वनाम हमने देख लिए हैं, ठीक है ना। मैंने यहां आपको ये रिवाइज भी सारे के सारे करवा दिए हैं। अब इसकी एक समरी, वैसे तो समरी हो चुकी है इसकी, ठीक है, यही इसकी सारी समरी थी जो मैंने अभी आपको बताई है, लेकिन फिर भी इसकी समरी जो है आपको अगले 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट में बताने की एक बार कोशिश करता हूं, ठीक है। परिभाषा वगैरह नहीं बताऊंगा, एक चार्ट बना रहा हूं समरी में। हमने 2 प्रकार से सर्वनाम का वर्गीकरण किया, रूप या फिर उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है जी। 2 प्रकार से हमने सर्वनाम का वर्गीकरण किया, रूप या फिर उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें एक प्रकार तो था मूल सर्वनाम, जिसे हम मौलिक सर्वनाम भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं यौगिक सर्वनाम, ठीक है भाई। ये जो मूल सर्वनाम है इनकी मैंने संख्या आपको बताई कि 11 होती है। कौन कौन से होते हैं ये मूल सर्वनाम, तो देखिएगा, मैं, तू, आप, यह, वह। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। कौन, क्या, कोई, कुछ। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये होते हैं 11 मूल सर्वनाम। इनके अलावा जितने भी सर्वनाम होंगे सारे ही यौगिक सर्वनाम होते हैं। तो ये तो बात रही रूप या फिर उत्पत्ति के आधार पर सर्वनामों की, ठीक है। बाकी पेपर में जब आपके सर्वनाम आएंगे तो आपने इस वाले पोर्शन को देखना है। आपसे पूछा जा रहा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये मैंने क्यों बताया, ये वाला अंश इसलिए बताया गया था क्योंकि आप समझ सकें कि मूल सर्वनाम होते क्या हैं, उसके माध्यम से मैंने प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम है वो आसानी से आपको करवाए। मुझे आपको बताना था कि 11 ही सर्वनाम होते हैं, बाकी के चक्कर में नहीं पड़ना भी बहुत सारे। 11 मूल सर्वनामों के लिए हम वहां गए थे। दूसरा तरीका होता है प्रयोग के आधार पर। पेपर में अगर प्रश्न आएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो बताना है 6, वहां यही वाले 6 भेद बताने, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम, ठीक है जी। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद होते हैं प्यारे साथी 6। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ठीक है जी। ये जो पुरुषवाचक है इसके भी कितने भेद होंगे, 3 भेद होते हैं, ठीक है जी। पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। अब इनके अंतर्गत आने वाले उदाहरणों को लिख लेते हैं। मूल सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन से आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में सर्वनाम प्रयुक्त होगा मैं, मध्यम पुरुष में तू या फिर आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, अन्य पुरुष में यह और वह का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा सजीव के लिए प्रयुक्त होगा। निजवाचक सर्वनाम होता है आप, किस अर्थ में आता है, आप खुद स्वयं स्वतः अपने आप, इन अर्थों में आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है, यहां यह और वह शब्द का प्रयोग किया जाएगा, निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है। कोई और कुछ शब्द ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या और कौन शब्द ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है जी। और संबंधवाचक सर्वनाम की बात कर लें तो यहां जो और सो,
जो शब्द है और सो शब्द है। और ध्यान रखिएगा वर्तमान हिंदी में सो का रूप चलता है वो, वर्तमान हिंदी में सो का रूप क्या चलता है जी, वो चलता है। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो जरूर सफल होगा, इस तरीके से। तो ये समरी मैंने आपको इसकी पूरी बता दी, ये चैप्टर मैंने आपको पूरा समझा दिया है, एक बार रिवीजन पूरा कराया, यहां समरी भी बता दी है। अब मैं आपको इस पर आधारित जो संभावित प्रश्न है वो बताता हूं, पेपर में कैसे कैसे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। हम्म, संभावित प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वही प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है जी, पहला प्रश्न। बाकी यहां पर मैं आपको एक सेक्शन दूंगा PWHW, PWHW उसका उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में देना होगा, उसको अंतिम में अभी दूंगा। ठीक है, PWHW का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है, और बाकी के जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं इनके उत्तर आपने देने हैं, कॉपी में लिखने हैं, आपने जो कॉपी आपने बनाई है ना वहां लिखने हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हो सकता है कि सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, उदाहरण सहित बताइए। ये 2 अंक का प्रश्न हो सकता है। कितने अंक का भाई, 2 अंक का। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न ऐसा आ सकता है कि निजवाचक या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। कितने नंबर का हो जाएगा ये, 3 नंबर का आ सकता है भाई। ठीक है जी, 3 नंबर में आपसे अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, पूछ सकते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा सर्वनाम की परिभाषा भेद उदाहरण सहित बताइए, बताइए। और ये प्रश्न 5 अंक का, ठीक है, यहां भी हिंदी में लिख देते हैं। ये प्रश्न 5 अंक का पूछा जा सकता है। तो यहां आपने सर्वनाम की परिभाषा बतानी है। ठीक है, उसके बाद ये बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बताया था ना, प्रयोग के आधार पर वाले ही लिखने हैं। ठीक है, फिर सारे भेदों के परिभाषा और उनके कुछ कुछ उदाहरण। ठीक है, इस तरीके से ये बड़ा क्वेश्चन इसमें एक ऐसे आ सकता है। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आपको वाक्य दे देंगे, रेखांकित सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है बताइए। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको पेपर से पहले या फिर कुछ ऐसे सेशंस PYQ वगैरह के या फिर कुछ और सेशंस लगा के उनमें आपको मैं बता दूंगा। तो आप इन 3 ही प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, ये आपके लिए यहां से पर्याप्त होंगे। ठीक है,
और PWHW में आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसका उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। इसका उत्तर कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है ना। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन उत्तर सबने देना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, नाम भी लिखिए। कितने भेद होते हैं ये भी बताना है, और नाम भी बताने हैं सभी भेदों के। ये तो है PWHW, जिसका उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। और बाकी के ये प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपने कहां लिखने होंगे भाई? इनके उत्तर आपने लिखने होंगे उस कॉपी में जो कॉपी मैंने आपसे बनाने के लिए कहा है। एक क्वेश्चन और यहां आप लिख सकते हैं कि मूल सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अपर लेवल का हो सकता है, तो इसलिए मैं इसे दूसरी पेन से लिख रहा हूं। मूल सर्वनाम किसे कहते हैं? कहते हैं हिंदी भाषा में कितने मूल सर्वनाम है। क्लियर हो रही है भाई ये बात सभी को? तो ये सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपने कॉपी में लिखना है, इसका उत्तर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से क्लियर हुआ होगा। जिसने अभी तक कॉपी नहीं बनाई है वो अलग से कॉपी बना लेना, और इसके पूरे नोट्स बनाना। इसके पूरे नोट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं इन्हें लिखना, 4-5 बार इन्हें रिवाइज जरूर करना, बार बार पढ़ने की कोशिश करना, तभी आप एग्जामिनेशन में लिख पाओगे। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो हेजिटेशन होता है, वहां का जो प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है भाई। वहां आप फिर बेहतरीन तरीके से कर नहीं पाओगे अगर आपने यहाँ प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की होगी। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है दोस्त। और कहा जाता है कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। मेहनत करनी है ना अभी भाई। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी वेदना में अमर वरदान होता है। सर्जन में घाव खाता है जो छेनी और हथौड़ी से, वही पत्थर किसी मंदिर में भगवान होता है। बेटा अभी 12वीं में हो, आपके अगले जो 10 साल होंगे इनमें तुमने मेहनत करनी है और जीवन को बेहतरीन बना लेना है। पहले तो आप अभी 12th देखो, अगले 10 साल तो खैर बाद में देखोगे। अभी 12th में बढ़िया से बढ़िया अंक लाओ, उसके बाद आपको बेहतरीन कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और जिस भी लक्ष्य को आपने प्राप्त करना है, चाहे आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, भाई हो सकता है किसी को नेता बनना हो, ठीक है ना, किसी को भाई IAS अधिकारी, IPS अधिकारी बनना हो, ठीक है, या किसी को अलग फील्ड में जाना हो, कोई रिसर्च करेगा, कोई पता चले भाई प्रोफेसर बनेगा, ठीक है, या जिस भी फील्ड में आपने जाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। दिन रात लगे रहो भाई, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, रिविजन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।